सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित के ऐसे पेपर्स लेकर के आ रहा हूं, ऐसे मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे और आपकी तैयारी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी और बैक लगने का तो कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। चांस पूरा खत्म हो जा रहा है। इसी तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप 25 में 25 लेकर के आओगे। 2 मॉडल पेपर इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं और यह तीसरा मॉडल पेपर है आज का। इससे पहले की क्लासेस और राजन पवन सीरीज का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ मैं करा चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इन सभी पूरे प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस है सबको आप देख डालिए, पूरा खंगाट डालिए और पूरा प्रैक्टिस कर डालिए। फिर आपका कहीं कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। तो अभी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। सभी मित्रों तक, आपके कम से कम 5 खास मित्रों तक आपको इस क्लास को पहुंचाना है। और सभी ग्रुपों में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक के ग्रुप है, सभी जगह इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से तैयारी कर पाए, सभी को पता चल पाए कि हाँ, मॉडल पेपर भी इस तरीके से भी इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर मैं आपके लिए बैठ के बनाता हूं और इसको लिखता हूं, फिर लेकर के आता हूं मैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई होगी। देखिए, यहाँ पे एक कमरा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात दिया गया है वह 5:4 का अनुपात दिया गया है और कमरे की लंबाई बता दी गई है कि 15 मीटर है। तो चौड़ाई पूछ रहा है। अब देखिए, जिस अनुपात में दिया रहता है उसी अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना लंबाई जो है वह 5x है और जो चौड़ाई है वह कितना है, 4x है। इसी तरीके से मान लेंगे 5:4 का अनुपात दिया था और 5x का देखिए मान दिया गया है 15। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। x का मान 3 आ गया तो चौड़ाई है 4x और चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, 4 × 3 यानी कि 12। तो इस तरीके से आप चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, 12 मीटर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, 6 के घात में है 1/3 और उसके घात में है 3। तो कहीं भी जैसे a के पावर n है और उसके पावर m है, तो मैंने आपको बताया है जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, n × m हो जाता है। तो यहीं पे 6 के घाते 1/3 जो लिखा है वह हो जाएगा 6 के घाते 1/3 × 3। तो 3 यहाँ अंश में है, यहाँ हर में कट जाएगा और 6 के घात में क्या बचेगा, 1। किसी भी संख्या के घात में 1 का मतलब वही संख्या। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 6, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 है, बैंक लॉकर में रखे सामानों की पूर्ण जानकारी होती है बैंक मैनेजर को, अकाउंटेंट को, सिक्योरिटी को या ग्राहक को। तो देखिए, बैंक लॉकर कौन लेता है, बैंक में लॉकर ग्राहक लेता है, कस्टमर लेता है और यह उसका पर्सनल मामला है कि उसमें वह क्या रखना चाहता है, कोई कागजात, जेवरात या और कोई चीज। ठीक है, यह उसका पर्सनल मामला है और इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट बस इतना होता है कि हर एक लॉकर की 2 चाबी होती है। एक बैंक कर्मचारी को आपको लेना पड़ता है जब भी आपको अपना लॉकर खोलना होता है। एक आपकी चाबी लगेगी, एक बैंक में कर्मचारी की चाबी लगेगी, तब लॉकर खुलता है। ठीक है, लेकिन लॉकर में क्या रखा है इसकी जानकारी केवल ग्राहक को, कस्टमर को होती है। तो
ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव होता है। किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या है n, उस संख्या का लघुगणक यानी कि लॉग उसी आधार पे मतलब बेस भी वही है, तो log n बेस n कितना होता है, इसका मान होता है 1। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा परिमित समुच्चय है। तो देखिए ऑप्शन ए में 1 2 3 4 5, इस समुच्चय में हमको दिख रहा है कि 5 एलिमेंट हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी में ए बी सी डी, इस तरीके से यह चलता जा रहा है, इसमें हमें नहीं पता है कितने समुच्चय हैं। इसी तरीके से सी में देखिए 1 3 5 7 9, यह अब विषम संख्याओं का समुच्चय लग रहा है। इसी तरीके से 2 4 6 8, इसके बाद देखिए बिंदी बिंदी है, तो ये ऐसे चलता जा रहा है। तो इस तरीके से ये सभी अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे। और परिमित समुच्चय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह यहाँ पे परिमित समुच्चय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आपने सही कर लिए होंगे। अब इसके बाद और स्कोर तो आपको कमेंट करना ही करना है, स्कोर आप लोग जोड़ते हुए अपना चलिएगा, कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है ये कमेंट करके आपको बताना है। आप डेली बताते हो तो आज भी बताना है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न, 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना है, देखिए प्रश्न है जिसका गुणनखंड करना है 3x² + 10x - 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 8 में कर देंगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब इस 10 को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि -24 आ रहा है, 3 का गुणा -8 में हो रहा है, तो 10 को इस तरीके से तोड़ना है कि जो दोनों पदों का गुणा हो वह माइनस में 24 है। तो 12x - 2x लिख सकते हैं, 12 और -2 का गुणा होगा कितना आएगा, -24। तो इस तरीके से इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x पहले पद में और दूसरे पद में देखिए 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4, ठीक। अब इसके बाद देखिए बाद के दोनों पदों में माइनस कॉमन ले लीजिए और क्या कॉमन आएगा, 2, -2, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 4 यहाँ भी बचेगा। अब देखिए x + 4 दोनों जगह है, तो x + 4 जो है वह आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पहली जगह क्या बचेगा, 3x बचा है और दूसरी जगह -2, तो ये अलग ब्रैकेट में हो जाएगा। इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 7 है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में क्रमशः 140 142 इस तरीके से दिया हुआ है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 बालिकाएं हैं और इनका जो ऊंचाई है वह सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है और इनका आपसे माध्यिका पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं माध्यिका निकालने का क्या प्रोसेस है। अब देखिए माध्यिका निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं और पहला ही स्टेप जो आपको करना होता है, पहला स्टेप बिल्कुल आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए कि पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है जितनी भी आंकड़े आपको दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, इनको बढ़ते क्रम में आप लगा लीजिए, मतलब सबसे छोटी संख्या को पहले लिख लीजिए। ये जो 8 आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में आप देखिए सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको 133 दिख रहा होगा। 133 से छोटा तो कोई नहीं है, इसके बाद सब बड़े ही 133 से। तो सबसे पहले आप आंकड़ों को व्यवस्थित कर लीजिए, एक क्रम में लगा लीजिए, तभी आप जो माध्यिका का फॉर्मूला लगा के माध्यिका निकालेंगे तभी सही आएगा, ठीक है। बाद में ये कोई ना बोलेगा कि सर हमने इतना माध्यिका निकाला था, हमारा गलत हो गया, ये सब नहीं सुनना है मुझे, ठीक है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो और अच्छी आपकी कॉपी लगेगी।
ठीक है, पता चलेगा कि हाँ आपने किया क्या है। तो सबसे पहला स्टेप, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे आंकड़े क्या हो जाएंगे, देखिए आंकड़े यही आ जाएंगे। ये 8 आंकड़े जो आपको दिए गए हैं इस तरीके से आ जाएंगे, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 148, 150। तो ये 8 आंकड़े हो गए। अब इसके बाद देखिए जो संख्या है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 8 है, जो कि सम है। ठीक है, तो माध्यिका का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले होते हैं माध्यिका का, और जब जो आंकड़ों की संख्या होती है वह विषम होती है तो अलग फॉर्मूला लगता है, सम होता है तो अलग फॉर्मूला लगता है। अब इस समय क्या फॉर्मूला लगता है, 1/2 और ब्रैकेट में n बटे दोवां पद, n बटे दोवां पद धन n/2 धन एकवां पद, और इसमें पूरे में 1/2 से भाग होगा, या पूरे सीधे सीधे आप यहाँ बटे 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दीजिए, 1/2 से गुणा कर दीजिए या 2 से भाग करके फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, अब वैल्यू रखिए 8, तो 8/2 यानी कि चारवां पद, चारवां पद मतलब कि अब यहां से गिनिए कि चौथा पद जो है वह कौन सा है। तो पहला पद 133, 135, 137, 138 जो है वह चौथा पद है, और 140 जो है वह पांचवा पद है। तो चौथा पद लिख लीजिए 138 धन n/2 यानी कि 4 और धन 1 यानी कि 5, पांचवा पद, पांचवा पद क्या है 140 और पूरे के बटे 2। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज पुट करना है। आप एक स्टेप और यहाँ बीच में बढ़ा सकते हैं कि जब n की वैल्यू रखेंगे आप तो चारवां पद धन पांचवा पद और पूरे के बटे 2 आ जाएगा। अब देखिए 138 और 140 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 139, 139। तो ये आ जाएगा आठों बच्चियों के ऊंचाइयों का माध्यिका। ठीक है, तो 139 आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 8, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कमरा दिया गया है, कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, और कमरा किस तरीके का होता है, कमरा जो होता है वह घनाभ के आकार का होता है। तो यहाँ पे घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। देखिए सब कुछ मीटर में दिया गया है, तो लंबाई 7 गुणे चौड़ाई 5 गुणे 4.5 ये हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो 7 × 5 = 35 और 35 का गुणा होगा 4.5 में। अब देखिए 35 दूनी 70 और 70 और 35 चौक अगर देखेंगे तो हो जाएगा 140, और 140 में 0.5 यानी 35 का आधा कर लीजिए तो कितना आएगा, 35 का आधा 17.5 आ जाएगा। तो गुणा करने पे यह कितना आ जाएगा, ये गुणा करने पे आ जाएगा 157, 157.5 घन मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा 157.5 घन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 1/64 को घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। 1/64 को घातांकीय संकेत के रूप में लिखना है। देखिए 1/64 है, इसको घातांकीय संकेत के रूप में लिखने को बोल रहा है। तो 1/64 को घात के रूप में, किसी संख्या के घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए 64 को कितना लिखा जा सकता है, 64 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64। तो ये देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 यानी कि 1/2 के घाते 6, 2 का 6 बार गुणा है तो ये हमने लिख दिया 1/2 के घाते 6। अब किसी भी संख्या कहीं पे अगर 1/,
a के पावर n लिखा गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर माइनस n। जब a के पावर n को हर से अंश में ले जाएंगे तो इसकी जो घात होती है वह ऋणात्मक हो जाती है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 के घाते ऋण 6। तो यही इसका जो हो जाएगा घातांकीय रूप हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि जो बैंक है वह 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हर्षिता ने एक बैंक में 5,000 रुपए जमा किए हैं, 2 वर्ष बाद उसे 8% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना पैसा मिलेगा यह पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का हल देखिए, जो प्रिंसिपल यानी कि आप लिखिएगा मूलधन बराबर दिया गया है, मूलधन बराबर दिया गया है 5,000 रुपए, और जो समय दिया गया है t या n लिखते हैं वह दिया गया है 2 वर्ष का, और दर रेट जो दिया गया है वह 8% का दिया गया है। ठीक है, इसको n लिख लीजिएगा। और फॉर्मूला जो होता है मिश्रधन बराबर होता है P मूलधन और ब्रैकेट में 1 धन R बटे 100 और ब्रैकेट बंद के घाते n। ठीक है, या T जो भी आप लिखना चाहें। अब यहाँ पे मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मूलधन लिखिए 5,000 और गुणे लिखिए 1 धन R, R कितना है 8% और बटे 100 के घाते 2। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर 8 जो है 4 से काटिए 2 बार में कट जाएगा, 100 जो कटेगा वह 100 को काटेंगे 4 से तो 25 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद इसको आगे देखिए कितना लिखा जा सकता है 5,000 और ब्रैकेट में पूरे के बटे अगर 25 कर दें तो ये हो जाएगा 25, 25 का गुणा हो जाएगा धन 2 और घात में 2। ठीक, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 5,000 गुणे 27 बटे 25 के घाते 2। अब इसको कितना लिखा जा सकता है 5,000 गुणे 27 बटे 25 के घात में 2 है, यानी कि 27 बटे 25 का 2 बार गुणा, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 25 से काटेंगे 50 को 2 बार में कट जाएगा, 2 शून्य बचा है तो ये हो जाएगा 200। अब 200 को फिर 25 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा है 8 गुणे 27 गुणे 27। अब गुणा कर लीजिए। अब 8 देखिए 8 का गुणा 27 में करिए, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5 और 8 दूनी 16 5 21, ये हो जाएगा 216 गुणे 27। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5,832, यानी कि जो पैसे मिले हैं हर्षिता को वह कितने मिले हैं 5,832 2 वर्षों बाद। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ABP 50 अंश है तो कोण AOP का मान बताइए। अब देखिए कोण यहाँ पे दिया गया है, कौन सा कोण ABP, यह जो कोण है इसका मान दिया गया है 50 अंश वैल्यू दी गई है, और AOP यानी कि इस कोण का जो मान है जो केंद्र पे O केंद्र है, केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसका मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, यह प्रमेय पे पहले भी मैंने प्रश्न आपको करा दिया है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एक लाइन बस लिखना है, जो प्रमेय होता है किसी भी वृत्त में किसी जीवा के द्वारा, ये AP क्या है, यह एक देखिए जीवा है, A और P बिंदु को आप मिला देंगे तो यह जीवा है, और इसी जीवा के माध्यम से आप ध्यान से देखिए, इसी जीवा इन्हीं 2 बिंदुओं से A और P से जो रेखाएं जा रही हैं वृत्त के परिधि पे B बिंदु पे वह कोण बना रही हैं कोण ABP जो कि 50 अंश का दिया गया है, और इसी 2 बिंदुओं से उठ करके जो रेखा जा रही है केंद्र पे वह
कोण क्या बना रही है यह पूछ रहा है। तो प्रमेय से आप लोग लिख सकते हैं किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पे जो बना कोण होता है, कोण AOP, वह दुगना होता है उसी जीवा के द्वारा परिधि पे बने कोण के, कोण ABP। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 अंश यानी कि 100 अंश। वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण AOP की जो वैल्यू आ जाएगी, कोण AOP की वैल्यू आ जाएगी 100 अंश। तो यहां से इसका मान बिल्कुल एक लाइन आप लिखिएगा कि वृत्त में किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। और उसके बाद ये लाइन आप लिख देंगे, इतना ही, और आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये यहाँ तक हो गए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, अब लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 12 है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। इस 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। एक आपके सामने जो दीवार है उसको इमेजिन करिए कि वह पूरी की पूरी ईंटों से ही बनी है। मसाले को आप छोड़ दीजिए और केवल ईंटों पे ईंटें रखी हैं, इस तरीके से इमेजिन करिए। और अब यहाँ पे ऐसी ही एक दीवार अगर बनानी हो और हमको ये ईंटों की माप दी गई हो और दीवार की माप दी गई हो, तो आप निकाल लोगे कि नहीं कितनी ईंटें लगेंगी, यह आप निकाल लोगे या नहीं। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, एक दीवार जो होगी इसका यह एक घनाभ समझिए, ठीक है, कि इसमें ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है। अब इस पूरे का आयतन अगर हम लोग निकाल लें कि यह इसका पूरा आयतन कितना है और एक ईंट का आयतन कितना है, यह अगर हम लोग निकाल लें और पूरे आयतन को हम लोग एक ईंट के आयतन से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें ईंटों की संख्या मिल जाएगी। जो ईंटों की संख्या होगी वह क्या होगी, ईंटों की संख्या होगी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है, दोनों ही घनाभ हैं। ठीक है, एक समझिए कि छोटे छोटे घनाभ से एक बड़ा घनाभ बनाना है, इस तरीके से आप सोचिए। तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ हम मुझे निकालना कैसे, लेकिन यहाँ पे एक बात जो फंसेगी वह है यूनिट का। आपको ध्यान में रखना है, इकाइयों का ध्यान में रखना है। अब देखिए, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई है वह यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दी गई है। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह सेंटीमीटर में दी गई है और जो दीवार की लंबाई और ऊंचाई है वह मीटर में दी गई है। तो सब कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सब कुछ सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, 4 चीजें सेंटीमीटर में दी गई हैं, 2 मीटर में, तो मीटर वालों को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर बात करें, लंबाई ईंट की कितनी है, ईंट की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें, वृत्त की बात करें तो वह है 10 सेंटीमीटर और मोटाई की बात करें तो वह कितना है 7.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ईंट का आयतन कितना आ जाएगा, ईंट का आयतन आ जाएगा, निकाल लीजिए या अलग से ही यही सीधे फॉर्मूले में ही हम लोग रख लेंगे इसको, 25 गुणे 10 गुणे 7.5। इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, इसी तरीके से बस हमने लिख लिया है। अब इसके बाद अगर बात करें दीवार की जो लंबाई है, लंबाई दी गई है कितनी, 5 मीटर। तो 5 मीटर को लिखा जा सकता है 5 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई हो जाएगी दीवार की वह कितनी हो जाएगी, चौड़ाई जो दीवार की हो जाएगी
वह दी गई है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। 3.5 मीटर को लिखा जा सकता है 350 सेंटीमीटर, 100 से गुणा हो जाएगा। और इसके बाद जो मोटाई दी गई है दीवार की वह 33 सेंटीमीटर दी गई है, 33 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिख के पहले ही बताया। दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। इसी तरीके से एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 25 से काटिए, 50 को 2 बार में और एक शून्य, 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। और इसके बाद अब देखिए क्या बच रहा है, 20 गुणे 35 गुणे 33 बटे 7.5 ये बच रहा है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। अब देखिए ऊपर नीचे अगर 5 से काटा जाए तो देखिए 5 से ये 7 बार में कट जाएगा 35, और ये 2 एक बार 1.5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 1.5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद 33 को 3 से काटा जाए तो 11 बार में पूरा कट जाएगा, और 1.5 को काटेंगे तो 0.5 बार में कट जाएगा। फिर 0.5 का मतलब होता है 1/2। ऊपर अगर 2 से आप गुणा कर दें तो ये 0.5 जो हो जाएगा वह हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 2। ठीक, तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 140 गुणे 22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3080 ईंटें। 3080 ईंटें जो हैं वह लगेंगी इस दीवार को बनाने में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c बताइए। अब यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन दिया गया है, इनमें एक संबंध है कि a/2 जो है वह बराबर है b/3 के, और जो बराबर है c/4 के। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है, ये रिलेशन पूछ रहा है कि ये कितना होगा, a अनुपाते b अनुपाते c कितना होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग बराबर मान लेते हैं k के, किसी कांस्टेंट k के। तो a/2 बराबर होगा k के, और यहां से a बराबर लिख सकते हैं 2k। ठीक, a की जगह 2k लिखा जा सकता है, और b/3 बराबर भी k होगा, और b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 3k आ जाएगा। इसी तरीके से c/4 बराबर k लिखा जा सकता है, और c बराबर कितना लिखा जा सकता है, 4k। ठीक है, बस 4 को बराबर के उधर भेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए a अनुपाते b अनुपाते c हमको लिखना है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2k अनुपाते 3k अनुपाते 4k। अब देखिए सभी अनुपात में k है, तो k से अगर भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। ठीक है, सभी में k से भाग देने पे कितना मिल जाएगा, 2 अनुपाते 3 अनुपाते, कोई फर्क पड़ेगा नहीं k से भाग देने पे। तो a अनुपाते b अनुपाते c का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, किसी किसान ने अपने खेत में खाद डालने के लिए 1003 वर्ष के लिए एक सहकारी समिति से ऋण के रूप में लिया, या यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता हो तो बताइए कि ब्याज दर क्या है, जबकि अवधि के अंत में उसे 1331 लौटाना पड़ा। अब बोल रहा है कि एक किसान ने ऋण लिया है, अपने खेत में खाद डालने के लिए 1000 रुपए उसने सहकारी समिति से ऋण लिया था, और
उसने कितने समय के लिए लिया था? 3 वर्ष के लिए लिया था। और फिर जब अवधि समाप्त हुई तो उसे 1331 रुपए लौटाना पड़ा। तो पूछ रहा कि कितने ब्याज दर पे उसको जो है वह मिला था, कितने चक्रवृद्धि ब्याज दर पे उसको वह पैसा मिला था। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं ब्याज दर। तो यहाँ पे देखिए मिश्र धन का जो मान है वह पहले ही दे दिया है कि उसे कितना धन लौटाना पड़ा है, 1330 रुपए। और प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने उधार लिया था, जो मूलधन 1000 रुपए है, और जो दर है वह हमको निकालना है, और जो समय है वह दे रखा है 3 वर्ष का। अब फॉर्मूला आपको पता होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे ब्रैकेट में एक धन आर बटे 100 के भाग में के घात में टी। अब देखिए सब वैल्यूज पुट करिए। 1330 बराबर 1000 और एक धन आर बटे 100, आर की वैल्यू नहीं पता है, आर बटे 100 टू द पावर 3। ठीक, अब यहीं से अगर हम लोग चाहें तो ये जो 1000 है इसको बराबर के उधर भेज सकते हैं, या 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 बराबर हो जाएगा 1330 बटे 1000। इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे अगर हर समान किया जाए तो पूरे के बटे 100 हो जाएगा, और ऊपर 100 धन आर हो जाएगा। 100 धन आर के घात में 3 बराबर, अब इसको देखिए कितना लिखा जा सकता है, 1330 को 1300, यहाँ 30 नहीं 31 है, ये यहाँ पे हाँ देखिए 31 है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 1331 है हर जगह ही, 1331 रुपए जो है वह लौटाता है बैंक को। अब इस 1331 जो होता है वह 11 का क्यूब होता है। 11 का क्यूब जो होता है वह 1331 होता है, और 1000 10 का क्यूब होता है, यह आपको पता ही है। तो अब इसको कितना लिखा जा सकता है, 1000 धन आर बटे 100 के घाते 3 बराबर 11 बटे 10 का होल क्यूब इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब है, तो दोनों तरफ अगर क्यूब रूट हम लोग ले लेते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पे, ठीक है, तो दोनों तरफ इसको 3 को हटा सकते हैं। दोनों तरफ जो 3 की घात है वह क्यूब रूट लेने के बाद हट जाएगी, या सीधे सीधे इसको इतना लिख सकते हैं, 100 धन आर बटे 100 बराबर 11 बटे 10। इतना लिखा जा सकता है 11 बटे 10 के। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तिर्यक गुणा करा लीजिए, तो तिर्यक गुणा होगा, ये 10 का गुणा इधर अंश में होगा, और इधर जो हर में है उसका गुणा उधर अंश में होगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 100 धन आर बराबर 100 गुणे 11। अब देखिए 10 का गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा धन 10 आर बराबर कितने के, 1100 के। और अब देखिए 1000 उधर जाएगा, घट जाएगा, 10 आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 के, और आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 100 बटे 10, यानी कि 10, और आर क्या है, रेट है, दर है, तो प्रतिशत में आएगा। 10% जो आ जाएगा वह मान आ जाएगा। जो दर बैंक ने लगाया है किसान पे वह 10% का लगाया है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, x धन 3x क्यूब प्लस 5 धन 2x स्क्वायर भागा x माइनस 1 को हल कीजिए। तो यहाँ पे भाग देना है, और देखिए सब इस तरीके से जो बीजीय व्यंजक है उसको आप देखिए, इसमें भाग हो रहा है इससे, एक 2 पद वाले बीजीय व्यंजक का भाग 4 पद वाले बीजीय व्यंजक में हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग लिखा हुआ है, उसको एक सही से ढंग से लिखेंगे। तो चलिए देखिए, जो प्रश्न में लिखा गया है वह लिखा गया है x धन 3x क्यूब धन 5 धन 2x स्क्वायर भागा x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 का भाग देना है इसमें। ठीक, अब ये देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको
जो बड़ी घात होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। ये लिखने का सही तरीका है, इस तरीके से लिख दीजिए, तब बीजीय व्यंजक आपको सही से दिखता है। अब देखिए यहाँ पे भाग करना है, तो x-1 का अब भाग कर लीजिए आप। भाग किसमें करना है, 3x³ में प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, इसमें भाग करना है। तो देखिए जिससे भाग करना होता है और जिसमें भाग करना होता है उन दोनों के पहले पदों को देखा जाता है। तो x-1 का भाग करना है इस बीजीय व्यंजक में 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5 में, इसमें जो पहला पद है देखिए 3x³ है, ठीक है, और इसमें पहला है x और इसमें 3x³। तो x को 3x³ बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 3x² का अगर हम लोग गुणा करते हैं 3x² का, तो ये 3x³ बन जाएगा x। अब 3x² का गुणा कर रहे हैं, x-1 पूरे में होगा तो ये हो जाएगा 3x³ और -1 में होगा तो हो जाएगा -3x²। अब इसके बाद ये घटता है तो घटाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे वाले दोनों पदों को देखिए, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा दोनों का जब घटा रहे हैं। तो अब देखिए 3x³ आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 3x² यह बन चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x² और 3x² जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5x²। अब यहाँ से एक पद उतार लेते हैं क्योंकि जिससे भाग जा रहा है उसमें दो पद हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 5x² प्लस x। अब इसमें यही फिर से रूल लगाइए कि x-1 में जो पहला पद है x, उसको हमको बनाना है इसके 5x²। x को 5x² बनाने के लिए क्या 5x से गुणा कर लीजिए, तो x में गुणा होगा तो 5x² हो जाएगा और -1 में गुणा होगा तो -5x हो जाएगा। अब इसके बाद घटा लीजिए तो माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे 6x हो जाएगा और फिर इसके आगे देखिए 5 उतर जाएगा। अब इसके आगे x को हमें 6x बनाना है, तो 6 से 6 जो होगा 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब ये कैंसल और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा तो 6 और 5 जो हो जाएगा वह जुड़ जाएगा, आ कितना जाएगा 11। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये जो हमारा भागफल आ जाएगा और ये शेषफल आ जाएगा 11। इस तरीके से आप भाग दे सकते हैं दो पदीय बीजीय व्यंजक का, कितने भी पद हों उस बीजीय व्यंजक में। इस तरीके से आपने सीख लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने पे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब अपने दिमाग में आप इमेजिन करिए कि आपके पास दो लूडो की गिट्टिक है, लूडो आप सभी ने खेला होगा। अब दो गिट्टिक के आप सटा करके रख देंगे तो क्या होगा, दो लूडो के जो गिट्टिक हैं उनको आप सटा करके इस तरीके से रख दोगे तो क्या होगा, एक वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को, दो घन है क्यूब होता है जिनके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये 10-10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वह सट के तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो लेंथ आ जाएगी पूरी वह तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई तो समान ही है, वही 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो घनाभ हमको मिल रहा है, अब जो घनाभ मिल रहा है हमको उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर की और चौड़ाई जो है उसकी वह है 10 सेंटीमीटर की और ऊंचाई जो है उसकी वह भी कितनी है 10 सेंटीमीटर की। इतना अगर आप समझ गए तो इसके आगे आप बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होता है, वह होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है।
तो अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करने की बात है। देखिए 2 गुणे लंबाई कितनी है घनाभ की 20, गुणे चौड़ाई है 10, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो 10 गुणे 10, फिर धन 10 गुणे 20। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे ब्रैकेट में है देखिए 200 धन 100 धन 200, ब्रैकेट में जितना है जोड़ेंगे तो 200 200 400 और 100 500 और गुणे 2 कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो घन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीजों का गुणा हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल ही निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वह क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल जो होता है वह दो दो चीजों का देखिए आपस में गुणा हुआ है। जब 3 भुजाओं का आपस में गुणा होता है तो वो क्यूब में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आप सॉल्व कर लेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, लॉग 1000 बेस x बराबर 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, लॉग 1000 बेस x बराबर है 3 के और x का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए लॉग 1000 को कितना लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और बेस में है x बराबर 3। अब देखिए जो भी लॉग में घात में होता है, जैसे लॉग यहीं पे लिखा गया है, अगर x टू द पावर m बेस m, x टू द पावर n और बेस है m, तो इसको लिखा जा सकता है n log x बेस m। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, यह नियम होता है। तो उसी नियम के अनुसार यह हो जाएगा 3 log 10 बेस x बराबर 3 के। अब देखिए इस 3 को उधर भेज सकते हैं, यह गुणे में है लॉग के, तो log 10 बेस x बराबर हो जाएगा 3/3। ठीक, अब यहां से लिख सकते हैं log 10 बेस x बराबर 1 के, ये बराबर 1 के हो गया। तो अब आपको पता है कि एक तरफ देखिए तो यह क्या आ रहा है, यह आ रहा है, इस 1 को छोड़िए। अब इस 1 को क्या लिखा जा सकता है, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 बेस 10। किसी भी संख्या को कोई भी log है, जैसे log 3 बेस 3 भी क्या होता है, इसका भी मान 1 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि log में किसी भी संख्या को वही बेस अगर दिया जाए तो उसका मान 1 आता है, अभी हमने देखा था। तो इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10। अब यहां से कंपेयर करके हम लोग अगर निकालना चाहें तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में log 10 है और दोनों बराबर हैं, तो बेस बराबर होगा तभी मान बराबर हो पाएगा। तो इस तरीके से दोनों का मान बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा है बीच में, और दोनों ही log 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से x का मान जो आ जाएगा वह 10 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, समुच्चय c सेट इतना है, तो ज्ञात कीजिए a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a यूनियन c, a यूनियन c। तो बहुत ही आसान है, सब कर सकते हैं तुरंत आप। तो इसको तो यहीं पे आप देख लीजिए, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a और b को मिला दीजिए। तो a में देखिए 1 है और 2 है, b में देखिए 3 है 4 है, इसमें भी a में 3 और 4 है, और b में एक्स्ट्रा क्या है 6 7 8। जितने भी पद a और b में आ रहे हैं दोनों में, वह यूनियन में लिखे जाएंगे। a इंटरसेक्शन b में कौन से पद लिखे जाएंगे, जो a और b दोनों में आ रहे हो। a और b दोनों में आ रहे हैं 3 और 4। इसके साथ देखिए a यूनियन c अगर होगा, a और c का मिलाप, तो क्या लिखा जाएगा, 1 2। a और c को अब देखिए आप, a और c को, तो 1 2 और 3, a में 4 है, c में 5 है,
और 7 है, ये हो गया। और इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन सी अगर किया जाए तो ए में कौन सा पद ऐसा है जो सी में भी है? 2 है और 3 है, 2, 3, ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से यह आप निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। ए और सी दोनों में जो पद होंगे वह ए इंटरसेक्शन सी में लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से सभी प्रश्न यहाँ पे आपने हल कर लिए, जितने भी 18 प्रश्न थे। पूरा पेपर आपने अच्छे से किया होगा। आपका कितना स्कोर है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। स्कोर कितना आया है जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक और शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि YouTube जो है वह जितने भी पढ़ाई वाले वीडियोस होते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाता है। लोग इसीलिए देखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मोबाइल आप लोग उठाते भी हो तो अलग चीजें देखने लग जाते हो, पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो पढ़ाई से चीजें रिलेटेड जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि यह पढ़ाई का ही समय है। अधिक से अधिक शेयर करिए और सभी लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें देखें जब भी मोबाइल उठाएं, और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस करना मैथ में, आपको पता ही है। नहीं प्रैक्टिस होने की वजह से ही और एक दिन में कई सारे पेपर्स होने की वजह से ही बैक लगता है। तो पहले से प्रैक्टिस बनाए रहेंगे तो बैक नहीं लगेगा। तो इस तरीके से उम्मीद है आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहेंगे, और जहां कहीं भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताइए। और सभी वीडियोस को पढ़िए, सभी विषय सभी क्लासेस करा दिए गए हैं। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे। आप जरूर से जरूर पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए मॉडल पेपर के साथ, और सभी तब तक वीडियोस आप देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।